हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निट्स गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म। एक बात मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है इसको दो पार्ट में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अलग से करना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स कि 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म, उसको आपको अलग से पढ़ना है। और आप कोई भी एंट्रेंस दिलाएं, चाहे आप नीट दिलाएं, जेईई मेंस दिलाएं, जो भी आपको दिलाना हो, किसी भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है दैट इज आइसोमेरिज्म। क्योंकि इसमें जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, जिसको हमको धीरे से सीखना है, उस पे हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आपके एकेडमिक्स बोर्ड की भी अगर बात करोगे तो आइसोमेरिज्म कई बार पूछा जा चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, तो ये समझते हैं कि व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula. तो ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि जब आप दो या दो से अधिक कंपाउंडों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने का मतलब बच्चों आप समझ लेना कि उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे तो आप समझ जाइएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 एज्यूम किया, तो जो उसका आइसोमर भी बनेगा उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आना चाहिए। 4 या 5 डिफर मत कर देना, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर कर जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने का मतलब क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखना। और कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी करेगा और ये लोग म्यूचुअली आपस में क्या कहे जाएंगे, म्यूचुअली नोन एज आइसोमर्स। इन कंपाउंड्स को आपस में क्या कहेंगे हम बच्चों, आइसोमर्स कहेंगे। एंड दिस फिनोमिना इज आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म को एक वर्ड में आप लोग सारी बातें समझ पाए कि भैया आइसोमेरिज्म वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करे। अब ध्यान देना कि ये जो आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, ये दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे हम लोग। कौन कौन से दो पार्ट? तो पहला रहेगा हमारा, फोकस करना ना, पहला रहेगा बच्चों दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको आप नाम देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या फर्क है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही आप लोग 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जान लेना, और स्टीरियो को आप किस में जानना, 3 डायमेंशनल आइसोमर्स। अब इनके कुछ क्लासिफिकेशंस है और उन्हीं क्लासिफिकेशंस पे आज हमको बात करनी है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड होता है 6 डिफरेंट टाइप्स में, और वो 6 डिफरेंट टाइप्स है प्यारे बच्चों। पहला दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कई बुकों में एस से रहता है, कई बुकों में जेड रहता है, तो ध्यान दे लेना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सारी बातें हमको डिटेल से पढ़ते जानी है। देन सेकंड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, अनदर इज थर्ड हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। फोर्थ इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सारे क्लासिफिकेशन को डिटेल में विथ एग्जांपल आपको जानना है, सीखना है, क्योंकि वो बोर्ड के लिए
और आपके एंट्रेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ को बच्चों आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आ गया, और इसी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से एक और नाम आएगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मींस 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। इसमें आप दो मेन पार्ट आप पढ़ेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमको 6 पार्ट कवर करने हैं, और स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हालांकि ये दो ही हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी पार्ट हैं उन सबको आज कवर किया जाए, और नेक्स्ट क्लास आइसोमर 2 में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक को पढ़ा जाए। आइसोमेरिज्म में पहला पार्ट अब हम लोग कवर करेंगे, ये है आपका पहला पार्ट का क्या नाम था, दैट वाज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। होता क्या है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, कब फॉर्म होता है, तो आप समझिए कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट मींस कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बात कर रहा हूं। व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फर्निश different ions in their solution, then ionization isomer occur। कहने का मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो सिंपल आयन रिलीज हो रहे हैं वो डिफरेंट आयन, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आयंस का और लिगेंड्स का म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, और जब ऐसा होगा तब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट सॉल्यूशन में जो कंपाउंड हम लोग को मिल रहे हैं वो भी डिफर करेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक लाइन में, हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत टफ लगा होगा, ठीक है, बट एक लाइन में अगर मैं आप लोग से बोलना चाहूं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब फॉर्म होगा, तो लिख लेना सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी ही है, बट फर्निश डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और साथ ही साथ में जब आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर्म करेगा बच्चों, तो यहां पर आप समझिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट एक लाइन में इस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को आपको समझना है, कि इसको थोड़ा सा मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूं, सच आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। ये देखो, ये बस समझने के लिए है, ठीक है, समझने के लिए। सच आइसोमर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ negative ions और ligands, due to exchange of negative ions और ligand। और ऐसा जब भी होगा तब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिफर करेगी। मैं एग्जांपल करा के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमारे पास ऐसा एक एग्जांपल है, H2O है और यहाँ पर मान लीजिए NH3 4 है, ओके, और बाहर में हमारे पास मान लो NO3 है। समझना बात को, मैंने पहले ही ये लाइन आप लोग को बोल दी है और आप लोग को इसी लाइन पे ज्यादा फोकस भी रखना है। माफ कर दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें क्या कीजिए,
कि जो बाहर सिंपल आयन है और अंदर जो लिगेंड्स हैं, आपको इसमें केवल नेगेटिव वालों को ही फोकस करना है। कौन पॉजिटिव, कौन न्यूट्रल, कौन नेगेटिव होता है, ये सारी बातें आपने लिगेंड के अंदर जान रखी है। जैसे मैं क्लोराइड आयन बोला, आप इमीडिएटली समझ गए Cl पे माइनस चार्ज आता है, ये नेगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, और NO3 ये क्या होता है, नाइट्रेट आयन, जो कि क्या है, एक एनायन है, सिंपल एनायन है। बातें क्लियर हो रही हैं? ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मैंने बोला कि यहाँ पर नेगेटिव्स आपस में एक्सचेंज करेंगे कब, जब आप किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पर इसका अगर मुझे आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना होगा तो इन न्यूट्रल्स को आपको कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा। फिलहाल के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कितना था, 1 2 और ये 4 6। तो आपने तो पढ़ा है कि भैया कभी भी आइसोमर जब भी बनते हैं तब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज अलाउड नहीं है। बस क्या होता है, कुछ अंदर की चीज बाहर और कुछ बाहर की चीज अंदर आना एक्सचेंज हो जाता है। तो यहां भी देखिए, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, 6। बट क्या हुआ, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव के साथ एक्सचेंज किया और ये दोनों म्यूचुअली आपस में क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। तो एक लाइन में ये बात आप लोग कैच करेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब है कि नेगेटिव जो सब्सटेंसेस हैं, आइदर आयंस और लिगेंड, म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। बट पूरे फिनोमिना में कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी नहीं करे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेरी कर जाएगा और वो आइसोमर नहीं कहलाएगा। एक दो और एग्जांपल ले लो बच्चों। मान लीजिए हमारे पास है Cl2 और ये है अपने पास NH3 4 और बाहर है Br2। चलिए क्या बनने वाला है, सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा कंपाउंड बनाना जिसमें पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 2 एंड दिस 4 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना तो हमने पहले सीख रखा है, बाद में 6 ही रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्टर्बेंस नहीं, बस होना क्या है, आयंस एक्सचेंज कर जाएंगे, आयंस और लिगेंड। तो अब यहाँ का नेगेटिव ये है, ये नेगेटिव ये है, म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ और कंपाउंड आपको कुछ नया वाला ऐसा दिखा। दोनों Cl बाहर चले गए, दोनों Br अंदर आ गए। यहाँ भी आप चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ये जो म्यूचुअली आपस में मिल रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, ये लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयोनाइजेशन आइसोमर के नाम से पुकारे जाएंगे। तो होप सो आयोनाइजेशन आइसोमर सबको क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे, एक एक आइसोमर को आप लोग धीरे धीरे समझते चलिए। आयोनाइजेशन आइसोमर या किसी भी टाइप के आइसोमर के लिए एक बात समझ लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको चेंज करना नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई वेरिएशन मत लाना भाई। किससे वेरिएशन नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग आइसोमेरिज्म। दूसरी बात, आयोनाइजेशन में आपने देखा कि केवल नेगेटिव एक नेगेटिव को एक्सचेंज करवा रहा है, न्यूट्रल और पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, इसको मैं नाम दूंगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन एक लाइन में क्लियर हुआ, नेगेटिव आयन इंटरचेंज करेंगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आप याद रखिएगा, such isomers are formed due to transfer of या ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ, ऐसा लिखिए, एक्सचेंज ऑफ, नाम क्या है बच्चों, नाम है हाइड्रेट। केमिस्ट्री में हाइड्रेट मींस व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में हाइड्रेट मींस व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। तो सच आइसोमर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मतलब कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर H2O मॉलिक्यूल का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस समय उस टाइप के आइसोमर को आप क्या नाम देने वाले हो, हाइड्रेट आइसोमर। एग्जांपल करा के मैं दिखाता हूं, सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है NiH2O3 और NH3। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। बाहर है बच्चों Cl2, क्या है, Cl2 है। तो यहां पर पहले आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या हुआ था, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करता था। यहां ऐसा कुछ नहीं है,
यहां वाटर का एक्सचेंज होगा। अब वो पॉजिटिव से हो रहा है कि वो न्यूट्रल से हो रहा है कि वो नेगेटिव से हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते एक ही बात रहेगी कि जो वाटर है अंदर से बाहर जाएगा या कई बार बाहर से अंदर भी आएगा, वो भी एग्जांपल करा के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर मुझे इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाना होगा डियर स्टूडेंट, तो वो कैसा दिखेगा, H2O अब 2 रह जाएगा और एक Cl अंदर आ जाएगा, और NH3 अभी कितना है, पहले भी 3 था, अभी भी 3 रहेगा। बट बात क्या होगा कि एक Cl जो अंदर जा चुका है, तो बच्चा कितना Cl है, केवल 1 Cl, और 1 वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर जा चुका है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर जाने से बना हुआ आइसोमर म्यूचुअली क्या कहलाएगा, हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहलाएगा, हाइड्रेट आइसोमर। और फिनोमिना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए CO H2O 2 CN2 Cl2। अब ध्यान देना, अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया, CO H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है बट Cn को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, और एक Cl अंदर आ जा रहा है, ठीक है, एक Cl पहले ही बाहर है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गया। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कितना था, 4, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 3 और ये 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है भैया। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेम है तो आप सब लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह गया, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। और क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से, तो वो हाइड्रेट आइसोमर का एग्जांपल होगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा अंदर से बाहर जाए, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए COCl3 NH3 है, ओके, और हमारे पास बाहर एक वाटर है मॉलिक्यूल है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करे, बाहर चले जाए। तो दिस इज COCl2 बाहर से अंदर आ जाए, सॉरी H2O एक अंदर आ गया, और अमोनिया अभी भी एक ही है, या चलिए एक काम कीजिए, इसको भी 3 कर दीजिए, ठीक है, और बाहर कौन चले गया, Cl। तो ये वो केस था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी कितना था बच्चों, 6 था, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप काउंट कीजिए, 2 1 3 एंड 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। बट वाटर मॉलिक्यूल इस बार बाहर से क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर आया है। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल चाहे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर से बाहर जाए या बाहर से कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर आए, जब वाटर मॉलिक्यूल का रोल चलेगा तब वो आइसोमर क्या कहलाएगा, हाइड्रेट आइसोमर। तो होप सो ये पूरी बातें सबको क्लियर हुई हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 लाया होगा, तो टॉलरेट कर सकते हो, या मान लो यहाँ पे pyridine डाल लेना Cn की जगह, अगर +3 लाने का होगा तो। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आप मेटल ले रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक के मेटल है, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ये सबको पता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, थर्ड, वेरी इजी, नाम से ही ये क्लियर रहना चाहिए आप लोग को, दैट इज लिंकेज आइसोमर, या कई बार इसको हम लोग सॉल्ट आइसोमर के नाम से भी जानते हैं, लिंकेज आइसोमर या सॉल्ट आइसोमर या सॉल्ट आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। अब मैं इसको स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म केवल तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। जब कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड हो, तो मैं पहले ही यहां पर पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं बच्चों, सच आइसोमर या सच आइसोमेरिज्म occur in such complex which have एम्बिडेंटेड लिगेंड या एम्बिडेंट लिगेंड। अब ये एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, तो मैंने लिगेंड के वीडियो में ये बातें बताई होंगी। एम्बिडेंट लिगेंड को बच्चों हम लोग रूप बदलो लिगेंड के नाम से भी जानेंगे। क्या कहेंगे, रूप बदलो लिगेंड, मतलब जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर ले, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह जाए। फॉर एग्जांपल साइनाइड, इसी का पेयर बनता है आइसोसाइनाइड, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, बट इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलरली आप ले लीजिए NO2 नाइट्रेट
या मान लीजिए ONO2 ले लिया नाइट्राइटो, ठीक है, या मान लीजिए मैंने थायोसाइनेट ले लिया या आइसोथायोसाइनेट ले लिया। तो इन सारे ही जो ग्रुप है ये लोग क्या करते हैं, इनमें देखिए केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसमें भी 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, आइसोसाइनेट में भी 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन ही है, बट ये क्या है, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। साइनाइड अलग ग्रुप है, आइसोसाइनाइड अलग ग्रुप है, नाइट्रेट अलग ग्रुप है और नाइट्राइटो अलग ग्रुप है, या सॉरी नाइट्रो अलग ग्रुप है, नाइट्राइटो अलग ग्रुप है। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि जब एम्बिडेंट लिगेंड होगा तो ऐसे कंपाउंड क्या फॉर्म करेंगे हमारे, वो फॉर्म करेंगे लिंकेज आइसोमर, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये पूछता है भाई, कई बार पूछा है भाई बोर्ड में, ठीक है, मैंने दिया COCN6 और बाहर है Cl3, क्या है लिंकेज आइसोमर बनाओ, वेरी सिंपल, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, CN की जगह पे आप लोग क्या कीजिए, साइनाइड की जगह पे आइसोसाइनाइड कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कितना है, 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमेरिज्म के दौरान सेम रखना है, तो भैया अभी भी कितना रहेगा, 6, तो ये NC भी 6 रहेगा, बट यहां पर Cl3, मतलब इस बार ना किसी टाइप का एक्सचेंज नहीं होने वाला, किसी भी टाइप का एक्सचेंज नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, जो हमारा लिगेंड है वो अपना रूप बदल लेगा, वो अपना क्या करेगा, रूप बदल लेगा, बस बात इतनी सी है। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका COSCN NH3 5 और बाहर है Br2, सिंपल, ध्यान दीजिए। तो भैया यहां पर आपको लिंकेज आइसोमर बनाना है, क्या बनाना है, लिंकेज आइसोमर, मतलब सारी चीजें जो है उनको तो आप फिक्स रखिए, कोई एक्सचेंज नहीं होता इसमें, बस ये जो SCN है थायोसाइनाइड ग्रुप, वो आइसोथायोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा NCS में, और ये क्या कहलाएगा आप लोग का, लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने Ni लिया, NO2 PY3, ओके, और बाहर में हमारा मान लीजिए Cl है, Cl2 है, Cl ही रखते हैं, ओके। इसका आपको क्या करना है, लिंकेज आइसोमर बनाना है डियर स्टूडेंट। करेंगे क्या, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये ONO नाइट्राइटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यहां भी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 and 3 4, और यहां भी प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 1 and 3 4। तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस आ गया, किसके कारण, लिगेंड्स के अपने फॉर्म्स चेंज करने के कारण। तो ऐसे आइसोमर्स जिसमें लिगेंड अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को चेंज कर सकता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सेम से, या ऐसा बोल रहे हैं रूप बदल ले रहा है, साइनाइड आइसोसाइनाइड में बदल जा रहा है, थायोसाइनाइड आइसोथायोसाइनाइड में बदल जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप नाइट्राइटो ग्रुप में बदल जाता है। तो ऐसे एम्बिडेंट लिगेंड से बनने वाले आइसोमर्स को आप क्या नाम कहेंगे, लिंकेज आइसोमर या सॉल्ट आइसोमर। चलिए बच्चों, अब फोर्थ आइसोमर के बारे में हम लोग जानते हैं, फोर्थ आइसोमर क्या कहना चाहता है, देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉल्ट आइसोमर हटाया जाए, हमारे फोर्थ क्लासिफिकेशन, अच्छा ये थर्ड हो गया हमारा, ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, बहुत छोटा सा है, आसानी से समझिएगा। सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म होता कब है, ठीक है, तो in such isomerism complexes having, very important point, same stoichiometry, composition, but different molecular arrangement। कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, कि भैया पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म आप लोग तब यूज करेंगे जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में
जो उनके स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन रहे हैं वो सिमिलर हो, बट उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। और एक और बात कि जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है ना डियर स्टूडेंट, उसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन आइसोमर इज इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर, सबसे खास बात है ये पहला और इकलौता आइसोमेरिज्म का टाइप होगा जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिटिल बिट डिफरेंस पॉसिबल रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया डियर स्टूडेंट, PTNH3 ट्वाइस और ये है मेरा Cl ट्वाइस, ओके, Cl ट्वाइस, ये एग्जांपल है। आपसे क्या कहा जा रहा है? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो पॉलीमराइजेशन ये वर्ड नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि भैया पॉलीमराइजेशन का मतलब ही होता है कि ये अपने एक्सेसिव अमाउंट में जुड़ते चले जाएगा, पॉलीमर वाला प्रोसेस होगा। तो यहां भी वही हाल है कि फिलहाल के लिए आप चेक कीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है 4, बट जब इसका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म आप जनरेट करेंगे तब ये सेपरेट हो जाएगा और इंडिविजुअल ईच स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। बट कहीं ना कहीं स्टाइकियोमेट्री तो सेम रह गई, बट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिफर कर गया। तो इसीलिए इस टाइप के जिसमें से एक से क्या बन रहे हैं, दो अलग अलग बन रहे हैं, और हर बार कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना था भैया? 4 था। यहाँ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। यहाँ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर बार क्या है? सिमिलर है। तो इसलिए इस टाइप के आइसोमर को हम क्या नाम दे देंगे? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। काफी आसान और काफी इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इनफैक्ट आपके तो एनसीईआरटी के बुक में भी शायद दिया है या नहीं दिया है, याद नहीं आ रहा, मोस्टली 4 या 5 ही दिए हैं उसमें। हम अगर 6 टाइप क्लासिफिकेशन को कवर कर रहे हैं और सबको कवर करना ही है, बहुत आसान सी 2-2 लाइन की तो चीजें हैं। फिर प्रीवियस इसके क्वेश्चन ही बना लेंगे, तो जो भी पढ़े हैं वो एक्चुअल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको अलग से एडिशनली कहीं वर्क ना करना पड़े। नोट्स मेंटेन कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, मिलकर करेंगे, बेस्ट से बेस्ट देना है। 5th में आ जाते हैं। 5th इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। 5th आइसोमेरिज्म को, चलो इसको भी थोड़ा इसी कलर से लिखते हैं, हटाता हूं, थोड़ा लंबा नाम है ना, तो इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को मैं जानबूझ के लास्ट में रखूंगा क्योंकि वहां पर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल पार्ट सिखाना है मुझे। उससे पहले मैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको करा दूं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे लिंकेज आइसोमर होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था कि भैया एम्बिडेंट लिगेंड आने चाहिए, तभी लिंकेज आइसोमर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। हाइड्रेटेड आइसोमर के लिए क्या कंडीशन था कि वाटर मॉलिक्यूल दिखना चाहिए आइदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर या बाहर, और वही वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता था। वैसे ही कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन कि जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्सेस अकर या एग्जिस्ट ब्रिज लिगेंड, ये केवल तभी होंगे जब कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा? ब्रिज लिगेंड रहेंगे। अब ये ब्रिज लिगेंड क्या होता है तो आईयूपीएससी नेविंग में मैंने ये चीजों को भी दिखाया भी था। और एक्चुअल में होता क्या इस आइसोमेरिज्म में? इन सच आइसोमेरिज्म या इन सच आइसोमर पोजीशन ऑफ लिगेंड, पोजीशन ऑफ, या ऐसा बोलना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ मेटल changes with bridge ligand। बात समझिएगा, ये फॉर्मिंग ब्रिज लिगेंड। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल चेंज होगा। एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मैंने ऐसा आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया, NH3 4 CO OH NO2 है,
और यहाँ पर हमारे पास फिर से CO NH3 ट्वाइस Cl2 है। ऐसा कुछ है प्यारे बच्चों। इसका आइसोमर क्या बनेगा तो आप नोटिस कीजिएगा, ये मेरा सेंटर मेटल है और ये उसकी क्या है, ब्रिज लिगेंड्स है, ठीक है। तो ये जो सेंटर मेटल और ब्रिज लिगेंड है, इनका अरेंजमेंट फिक्स रहना है, बट इनके बगल में जो भी लिगेंड्स है वो एक्सचेंज करेंगे। वो आपस में इस पार के लोग उधर और उस पार के लोग इधर आएंगे, और इससे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला वेरी कर गया बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह गया, तो उसी कंडीशन को तो आप आइसोमेरिज्म का नाम देते हो। तो होना कुछ नहीं है कि ब्रिज, समझ लीजिए ये एक ब्रिज है, इधर एक दूसरी सिटी है, इधर एक दूसरी सिटी है, इस सिटी के लोग उधर जाएंगे, उधर वाले लोग इधर आएंगे और बैलेंस रखेंगे चीजों को। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरा एक अमोनिया मॉलिक्यूल उधर चले गया, तो अभी अमोनिया बचे कितने हैं प्यारे बच्चों, 3, और उधर से भी तो किसी एक को आना पड़ेगा, क्योंकि पहले इधर 4 है तो बाद में भी 4 रहना चाहिए। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? उधर से कौन है, उधर से अगर अमोनिया ही आएगा, इधर से अमोनिया गया, उधर से अमोनिया आया, कोई चेंजेस आएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए उधर से कौन आया, एक क्लोरीन आया। अभी देखिए टोटल इधर भी आप कितने हैं, 4, पहले भी कितने थे, 4, CO तो वैसे ही रह गया, दिस इज कोबाल्ट, स्मॉल करता हूं, OH NO2, यहां CO, यहां पर एक और अमोनिया लेफ्ट साइड से राइट साइड में आया था, तो ये 2 से अब क्या हो गया 3, और यहाँ का एक Cl इधर जा चुका है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 2 Cl की जगह पे अभी केवल 1 Cl रहेगा। तो ये जो दोनों आपस में आए हैं, यही आपस में क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। तो एक बात में अगर आपको वन लाइन में कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म समझना है, तो पहला कंडीशन ये केवल तभी होगा जब ब्रिज लिगेंड आए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कुछ नहीं होता इसमें, ब्रिज लिगेंड के उस पार के कुछ लिगेंड्स इस पार के लिगेंड्स के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारा का सारा काम एक ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर होते रहेगा। मतलब एक ही घर के लोग, कुछ लोग इधर से इधर जाएंगे, हो गया कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। केवल पोजीशन बदल रहा है और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पोजीशन वर्ड इस नाम से याद रखना ना, कितना आसान रहेगा ये, ठीक है। बट कंडीशन याद रखना, ब्रिज लिगेंड आना जरूरी है, ब्रिज लिगेंड लाना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लेफ्ट के लिगेंड्स को राइट में, राइट के लिगेंड को लेफ्ट में, इनके पोजीशंस बस बदल देना, उससे जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। और ऐसा आइसोमेरिज्म क्या कहलाने वाला था, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। अब प्यारे बच्चों, सिक्स्थ एंड द लास्ट, सिक्स, इसको थोड़ा सीखना, क्योंकि ये IITs OITs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इंट्रेंस में आया भी है, एडवांस के पेपर में भी। तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म में हम 2 पार्ट कवर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आज हमने पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कवर किया, बट मैंने पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। और एक से एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा कि बिना पेन उठाए आपसे वो सारे सवाल बनने चाहिए, चाहे वो IIT मेन से पूछे, एडवांस से पूछे, या नीट के पेपर में पूछे, या आपके बोर्ड में पूछ ले, आपसे उसको देख के आंसर बनाने आना चाहिए कि हाँ इसमें इतने पॉसिबल है, इतने नहीं है, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो इसके नाम से ही क्लियर रखना बच्चों कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म, ये भी थोड़ा सा स्पेशल है, नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जब भी नाम देगा ना, तो आप समझ लेना यहाँ 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूज होंगे। ये इकलौता ऐसा आइसोमेरिज्म होगा जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यूज होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सच आइसोमेरिज्म या सच आइसोमेरिज्म occur in those complexes which have complex cation and complex anion। मतलब इसमें केटायन और एनायन दोनों ही क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, तो यहां पर हियर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड
exchange of ligands occur between coordination entity। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बीच में लिगेंड्स का ट्रांसफर होता है। और एक और बात, जब आप दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो जो सेंटर मेटल है, सेंटर मेटल इन बोथ, जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर सेम और डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैं करके दिखाता हूं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपके पास PT NH3 4 और ये है PT Cl4, ठीक। जहां आपने दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा, आप बिना सोचे समझे समझ जाइए कि भैया वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने वाला है, कोड है ये। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब रिप्रेजेंट करेगा, आप एक बार में समझ गए। एम्बिडेंट लिगेंड दिखे CN SCN NO2 ऐसे लिगेंड दिखे, लिंकेज आइसोमर होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वाटर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज से आप समझ जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, जैसे ही आपको स्ट्रक्चर अगर दे देगा, स्ट्रक्चर में अगर आपके ब्रिज लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन होना ही होना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम लेते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी और इन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे, इधर के लिगेंड इधर जाएंगे, इधर के लिगेंड इधर आएंगे, ठीक है। अब ये समझने के लिए कई बार यहाँ पर क्या रहेगा, मेटल सेम भी रह सकता है या कई बार आप मेटल चेंज भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसका क्या बन सकता है, तो डियर स्टूडेंट अगले केस में क्या होगा कि CuNH, कॉपर के पास अभी कौन है, क्लोरीन है, अभी पूरे कॉपर के पास अमोनिया आ जाए या पूरे प्लेटिनम के पास कौन चले जाए, Cl चले जाए। अब आप सोचेंगे सर इसको हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल वाले को पहले ही लिखेंगे और नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे ताकि उसमें एनायनिक कैरेक्टर है। कभी भी कंपाउंड ब्रेक करते हो तो ये केटायन बनता है, ये एनायन बनता है। एनायन मेंटेन करने के लिए उस पार्ट को हमने आगे पीछे बस रख दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्ट बन गया, ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्ट बना। हुआ क्या, तो चलो मैं स्टेप वाइज स्टेप दिखाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इधर का एक अमोनिया उधर क्या होगा, उधर का एक Cl इधर आया होगा, मतलब अगला केस क्या बना होगा, NH3 4 से कितने हो गए डियर स्टूडेंट 3, और यहाँ एक Cl आके ऐड हो गया। ये वाले स्फीयर में अगर आप चेक करेंगे तो Cl अभी कितने बचे 3 और NH3 चले गया, पहला केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता था कि एक और अमोनिया उधर चले जाए और उधर का एक Cl इधर आ जाए, तो यहाँ पर अमोनिया पहले 4 थे, अब कितने हो गए 2 और एक Cl आने से भी हो गया 2। हर बार कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, तो हर केस में भी कितना आना चाहिए 4, 3 1 4 2 2 4 मेंटेन चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी आ जाओ बच्चों, तो दिस इज Cu Cl2 NH3 2। नेक्स्ट स्टेप अगेन ये हो जाएगा PT, आप सबको समझ में आ गया होगा। NH3 तो अब 1 रहेगा और Cl3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा Cu Cl1 NH3 थ्राइस। एट द एंड में क्या होने वाला है, एट द एंड में वही चीज, चलो थोड़ा नीचे स्पेस कम हो रहा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि PT Cl4 हो जाएगा और Cu NH3 4 हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिखूंगा क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो Cu NH3 4 को मैं पहले लिख दिया और PT Cl4 को मैंने आखिरी में लिख दिया। तो यहां आपसे पूछा गया कि टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने आ गए आपके, तो नोटिस कीजिएगा, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपसे पूछा गया, ये काउंट होगा 1, ये सेकंड, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, सिंपली देखिएगा, PT के पास 3 अमोनिया है, 1 Cl है, Cu के पास 3 क्लोरीन है, 1 अमोनिया, ऐसा कोई भी केस है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो दिस इज थर्ड केस, ठीक है। यहां वाले को चेक कीजिए, यहां PT के पास 1 अमोनिया 3 Cl है और यहां Cu के पास 3 अमोनिया 1 Cl है, ये फोर्थ केस। यहां देखिए PT के पास 2 अमोनिया 2 Cl, यहां कॉपर के पास 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया, तो डियर स्टूडेंट ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां सिमेट्रिसिटी का केस बन रहा है।
लिगेंड सिमेट्रिसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब सिमेट्रिसिटी आता है तब स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आता है। और आइसोमेरिज्म का तो डेफिनेशन ही यही होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सेम रख सकते हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आना चाहिए। तो ड्यू टू जनरेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी यहां पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और टोटल आइसोमर कितना कंसीडर करेंगे? 4। एक और प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, सारी बातें समझ में आएंगी। और ये चीज को मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईआईटी एडवांस ने इस पे क्वेश्चन किया है और आपको ये जानना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल बड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, उससे और चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। अरे जल्दी, हाँ जी, ओके। एक क्वेश्चन है, अब ऐसा लेता हूं जिसमें दोनों मेटल सेम हो जाए। ये वाला केस तो आपने चेक कर लिया, बस आपको चेक करना है कि जब लिगेंड की सिमेट्रिसिटी हो तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी रेस्ट सारे केसेस आप कंसीडर कर सकते हैं। अब बच्चे मैं ऐसा केस ले लेता हूं जिसमें दोनों साइड के मेटल ही मैंने सेम ले लिए। अब क्या होगा? लाइक दिस। पहला केस क्या बनेगा? तो पहला केस तो ये बनेगा PTNH3 थ्राइस Cl, यहां हो जाएगा PTCl थ्राइस NH3 पहला। सेकंड में फिर से क्या करेंगे? PTNH3 2 हो जाएगा, उधर का एक Cl और इधर कूदा और ये हो जाएगा PTCl2 NH3 2। दो केस। नेक्स्ट में आपको पता है अमोनिया, बस इधर लेफ्ट साइड से कौन डिक्रीज करते जा रहे हैं? अमोनिया, और Cl का अमाउंट इंक्रीज करते जा रहा है। वही चीज राइट साइड में उल्टा हो रहा है, Cl डिक्रीज कर रहा है और अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन आपको भी पता है, पूरा अमोनिया उधर, पूरा क्लोरीन इधर, बट हम क्या करेंगे? अमोनिया वाले को पहले लिखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने आपको IUPAC नेमिंग की वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, तो उसमें ऐसा डबल कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो करा के दिखाया हूं नेमिंग, तो अगर आपने वहां देखा होगा तो ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा गया टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर के नंबर बताओ, कितने आ गए? चलिए पहला तो भैया यही हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट आइसोमर। ओके, अगर ये फर्स्ट है बच्चों और ये बिल्कुल उसके जैसे ही तो है, बिल्कुल उसके जैसे, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, तो आप कंसीडर नहीं करेंगे। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होना मस्ट है, यहां तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ही नहीं किया कंसीडर। इसको करूंगा क्या? चलो चेक करते हैं। पीटी है, समझना, पीटी के साथ एक अमोनिया, पहले ऊपर देखो, ऊपर पीटी 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, पीटी 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, मैच कर गया। पीटी 3 क्लोरीन 1 अमोनिया, पीटी 3 क्लोरीन 1 अमोनिया, दैट मींस कि ये दोनों भी सेम है, तो एक को कंसीडर करो, एक को छोड़ दो, क्योंकि स्ट्रक्चरली सेम हो गए ना। स्ट्रक्चरली सेम हो गए तो आप उसको आइसोमर बोल ही नहीं पाओगे। इसको कंसीडर करोगे क्या? अगेन नॉट, बिकॉज 2 अमोनिया 2 क्लोरीन 2 अमोनिया 2 क्लोरीन स्ट्रक्चरली सिमेट्रिली, दैट मींस कि अगेन नॉट कंसीडर। टोटल आइसोमर कितने आ गए? ओनली 2। तो ये बात आप लोग ना एक दो बार और वीडियो को बैक करके देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी। और ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट कवर किए। अब एक काम करता हूं बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखता हूं ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डील कर लें, कंप्लीट पैकेज। चलिए डियर स्टूडेंट, जो भी हमने पढ़ाई की एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगा के कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। पहला, अगर बात हमारी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की हुई थी, तो एक लाइन में याद रखना कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर और बाहर नेगेटिव सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। सेकंड, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर एंटाइटी के अंदर बाहर एक्सचेंज होगा। थर्ड, लिंकेज आइसोमर नाम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया एम्बिडेंट लिगेंड कंपलसरी मौजूद रहे जो अपना रूप बदलते हैं, है कि नहीं। फोर्थ, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट। उसमें होता क्या है कि उसमें स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो सेम रखते हैं, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफर कर सकता है। उसमें पॉलीमराइजेशन होता है ना, 1 का 2 बन सकता है, ठीक है। अब फिर हम बात किए थे किसकी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिमाग ये तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भैया 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एक दूसरे के आसपास रहनी चाहिए, मतलब केटायन भी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, एनायन भी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन वाज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर।
इसमें ब्रिज लिगेंड आते थे और एक लेफ्ट साइड की लिगेंड्स राइट साइड की लिगेंड लेफ्ट साइड एक्सचेंज करते थे। तो ये 6 हमारे आइसोमर्स थे। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड इन सच। 2017 नीट का शायद क्वेश्चन है ये। तो प्यारे बच्चे चलो इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दैट मींस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए CuNH3 4 और अगला कौन है PtCl4। आप इसी को एक कंसीडर कर लिए। दूसरे में क्या होने वाला है CuNH3 थ्राइस Cl, इसका एक उधर और उसका एक इधर आते रहेगा ना, देन PtCl3NH3। ओके, ये सेकंड आ गया। थर्ड CuNH32Cl2, यहां हो जाएगा PtCl2NH32। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, सिमेट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसको आप कंसीडर मत कर देना, ठीक है। आगे CuNH3 1Cl3 और इधर हो जाएगा PtCl1NH3 थ्राइस। और लास्ट वाले में आप लोग क्या करेंगे, मैंने बार बार बोला, आप एक्चुअल में क्या लिखने वाले थे CuCl4 और PtNH3 4। एक काम कीजिए, उसको बस आगे पीछे करके लिख दीजिए, ठीक है, आगे पीछे भी एक ही बात है। तो चलिए ऐसा हो गया, और ये Cu के पास अभी 4Cl चले गए। ध्यान दीजिए, क्या ये और ये सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ Pt के पास Cl है, यहाँ Pt के पास अमोनिया है, मतलब ये अलग अलग है, तो ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कहीं रिपीट हुआ क्या? Cu के पास 1 अमोनिया 3Cl कहीं आया है? Cu के पास 3 अमोनिया 1Cl था, 2 अमोनिया 2Cl था, 1 अमोनिया 3Cl कहीं नहीं था, मतलब ये कंसिडर किया जाएगा। 2 हुआ बच्चे, ये 3 हो गया और ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने पॉसिबल हो गए? तो भैया 4। नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल था ये, तो इसीलिए उस चीज को डिटेल में हमको सीखना पड़ा, किसको? कोऑर्डिनेशन आइसोमर को। अब बच्चों यहां आ जाओ, क्या पूछा है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय सच कंपाउंड। दो कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखते ही, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखते ही आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक हो गया कि भैया ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो होगा ही, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है क्या? कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए में डाल रखा है, तुरंत मार देते और गलत करवा लेते, तुरंत मारते और गलत करवा लेते। ऑप्शन ए में इसलिए तो पटक के दिया है उसने। आपको कंपाउंड को भी ध्यान से देखना है। आपने तो देख लिया सर, दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दिख गई, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो होने ही वाला है, पर एंटाइटी के अंदर क्या है उस पर ध्यान भी तो देना है। क्या है? NCS एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड लिंकेज आइसोमर भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये SCN में कन्वर्ट हो सकता है थायोसाइनेट में। तो इसीलिए यहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो डेफिनेटली आएगा, बट इस लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण लिंकेज आइसोमर भी आएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन बोथ कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी में आती जाती चीजों को हम लोग नेगेटिव करवा लेते हैं और बहुत अफसोस होता है, ठीक है। चलिए, मतलब मैंने भी ऐसे एक दो क्वेश्चंस को नेगेटिव करवाया, और आप यकीन कीजिए शायद मैंने 8-10 साल पहले अपने एंट्रेंसेस दिए होंगे। आज तक वो सवाल मेरे आंखों के सामने है कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक किए थे, और दुख होता है। क्या बोलोगे, कितने साल बीत गए फिर भी दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप ना करना। ये क्वेश्चन है IIT एडवांस 2010 में। मुझे लगता है कि मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट इसको डेफिनेटली उड़ा चुके होंगे। कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O4 ClNO2 Cl। आपको पता है आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब है एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से एक्सचेंज करेगा। तो भैया बाहर कौन है? Cl, वो किसी दूसरे नेगेटिव से एक्सचेंज करना चाहिए। तो कौन है दूसरा नेगेटिव? ये तो न्यूट्रल है। Cl को एक्सचेंज करेगा तो फिर तो वही रह जाएगा। किसको एक्सचेंज करेगा? NO2 को। तो ये NO2 बाहर जाएगा बच्चों, और ये Cl अंदर आएगा। तो फाइनली NO2 बाहर कहां दिख रहा है? केवल इसी ऑप्शन में। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बट बाकी के ऑप्शन को भी अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ NO2 था बच्चों और ये ONO बना लिया, तो ये कौन सा आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लिंकेज आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा रिवीजन भी कर लो, ये क्या हो गया? यही अपना आयोनाइजेशन हो गया।
ओके, अच्छा इसमें देख लो, हमने आंसर ला लिया है, बट थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये जो एंट्रेंस के क्वेश्चन होते हैं ये हमारे स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इन्हीं से तो आप पैटर्न का पढ़ाई करते हो। यहाँ आप देखो तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया है और सीएल अंदर आया है, तो आप सब समझ गए हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ये कौन सा आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट किया? हाइड्रेट आइसोमर। आपसे आयोनाइजेशन पूछा है, आपने आंसर बता दिया। बाई चांस यही क्वेश्चन डाल के लिंकेज पूछता तो ऑप्शन सी होता, यही क्वेश्चन डाल के हाइड्रेट पूछ देता तो ऑप्शन डी होता। चलो, तो यहां तक का आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन और है, एक जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार आप लोग वैसे वीडियो रोक के ट्राई भी कर सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर? भैया लिंकेज आइसोमरिज्म को देखना है, नाम से क्लियर हो गया क्या होना है, कहानी सब कुछ समझ में आया। अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूं तो यहाँ पर आप सबको दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक साथ दिख गई, मतलब आप इमीडिएटली समझ गए कि ये कौन सा आइसोमरिज्म है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा। सिंपल सी बात है, लिंकेज आइसोमर केवल तभी होता है जब एम्बिडेंट लिगेंड हो। यहां ध्यान से देखिए, पीडी सब कुछ सेम है, एनसीएस था और वो अब एससीएन हो चुका है, तो यही तो हमारा लिंकेज आइसोमर है ना। लिंकेज आइसोमरिज्म में होता क्या था बच्चों, तो इसमें एम्बिडेंट लिगेंड आता था, तो ये आइसोथायोसाइनाइड ग्रुप थायोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। आपसे लिंकेज आइसोमर पूछा गया था, आंसर मिल गया। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो घबराने का कुछ है ही नहीं। आपने अगर वीडियोस देख रखा है, इसका नोट्स बनाइए, ऐसे सवाल बहुत रेयर होंगे कि आपसे ना बने। चलो इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, SO4 अंदर आया और NO3 बाहर चले गया। एक नेगेटिव अंदर आता है, SO4 पे क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, और NO3 पे भी क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। एक नेगेटिव ने दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सचेंज करा दिया, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म है? दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये कौन सा आइसोमरिज्म हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, सवाल का जवाब लाना मैटर नहीं करता, सवाल से सीखना मैटर करता है, इसलिए हर एक ऑप्शन के बारे में भी आप लोग को इंफॉर्मेशन जाननी है। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, Br2 है और अंदर Cl2 है, पूरा Br2 अंदर आया और Cl2 बाहर चले गया, अगेन वन नेगेटिव एक्सचेंज वन नेगेटिव, तो दिस इज अगेन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या होती हैं, नहीं होती हैं, ये पूरी बातें आप लोग समझ पाए। फिलहाल के लिए मेंस का पूछा हुआ इस क्वेश्चन में लिंकेज आइसोमर पूछा था, जिसका ऑप्शन क्या आया? बी आया, बिकॉज दे आर द एम्बिडेंट लिगेंड, और उससे लिंकेज आइसोमर बनता है। ये क्वेश्चन है जो सिविल सर्विसेज से पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस में। द कॉम्प्लेक्सेस CONH36 CrCN6 एंड CrNH36 COCN6। प्यारे बच्चों ध्यान दो, पहले क्रोमियम के पास साइनाइड ग्रुप था और कोबाल्ट के पास अमोनिया था, अब रिवर्स हो गया। अब क्रोमियम के पास अमोनिया है, कोबाल्ट के पास साइनाइड है। आपसे पूछा गया है यूपीएससी में कि भैया दे आर द एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है? दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक साथ दिखी, मतलब आप इमीडिएटली समझ गए बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। तो हमने डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड सारा आइसोमरिज्म का पार्ट कवर किया। आज हमने अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसके डिफरेंट टाइप, जिसमें 6 टाइप के आइसोमरिज्म हमने 6 डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए खूब पढ़िए। हैव अ वेरी ग्रेट डे।